नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज जिस विषय को लेकर के मैं आया हूं वीडियो मित्रों, हमारे एक व्यूवर्स ने हमसे पूछा है प्रश्न HDIL के बारे में। HDIL क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि HDIL के बारे में मेरी क्या राय है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं मित्रों कि HDIL जो है रियल्टी सेक्टर का शेयर है और रियल्टी सेक्टर पिछले कुछ सालों से निगेटिव ट्रेंड में है और आगे भी निगेटिव ट्रेंड में रहने की आशंका है। उसके पीछे कई कारण है। सबसे पहले तो हम ओवरऑल रियल्टी सेक्टर को ही समझने की कोशिश करते हैं मित्रों। रियल्टी सेक्टर जो है उसमें ढेर सारी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं, पहले समस्याओं को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली समस्या है मित्रों रियल्टी सेक्टर की, वो है करप्शन। रियल्टी सेक्टर की पहली समस्या करप्शन है। इसके अंदर सेक्टर में मैक्सिमम सब चोर भरे पड़े हुए हैं। जितने आप अपने आसपास उठा करके देख लीजिए, आपके संपर्क में ऐसे बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर, ब्रोकर आपको मिले होंगे जो करप्शन में लिप्त होंगे। करप्शन में लिप्त इन द सेंस ये है कि उनके जो बैलेंस शीट होता है, जो उनके आंकड़े होते हैं, प्रॉफिट लॉस, उसमें कई तरह की ये लोग हेरा फेरी करते हैं। और मैं समझता हूं कि कम या ज़्यादा सभी करते हैं। सभी कंपनियां कुछ ना कुछ करती हैं, लेकिन रियल्टी सेक्टर में सबसे अधिक पाया जाता है। तो करप्शन जो सेक्टर होता है, जो करप्शन जो कारण है मित्रों, इस सेक्टर को बढ़ने नहीं देता है। आप लोग इससे इत्तेफाक करते होंगे। दूसरा, करप्शन के ही कारण मित्रों, जो इसको इन्वेंट्री जो कहते हैं, इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई है। लोगों ने आज से 10 साल 12 साल पहले आप उठा के चलिए, चाहे 15-20 साल से आप उठा कर देखिए, लगातार लोग रियल्टी सेक्टर में पैसा डाल रहे थे। उनको जो है रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला निवेश साधन बनता था। पैसा लगाए जा रहे थे। इसके बाद दूसरी गलतियां ये हुई कि यहाँ पर जो ब्लैक मनी कमाते थे वो भी इसको पार्क करने का जगह इन्होंने अपना लिया। मालूम चलता है कि जमीन जो है व्यवहार में खरीद रहे हैं 10 लाख का, दिखा रहे हैं 3 लाख का, क्योंकि जो 7 लाख की अमाउंट है वो ब्लैक में दे रहे हैं। तो ब्लैक मनी का एक पार्किंग अड्डा बन गया था रियल्टी सेक्टर, या अड्डा है रियल्टी सेक्टर। तो जो एक्चुअल डिमांड है, उस डिमांड से कहीं अधिक इन्वेंट्री हो गई है। इन्वेंट्री मतलब कि जो बिल्डिंगें बननी थी वो बिल्डिंगें बहुत अधिक बन गई है। जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जिसको रहना है, उस व्यक्ति तक अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है। आप किसी भी शहर में घूम लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनी हुई है, खाली है, कोई नहीं रह रहा है। और यदि आप उसमें खोजेंगे कि हमको कोई मकान चाहिए तो मकान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको पहले ही बुक करा के रख रखा है। इंतजार में है कि वो ज़्यादा प्राइस पे आएगा तो हम उसको बेचेंगे। न ज़्यादा प्राइस आ रहा है, न उसको बेच पा रहे हैं। वो इंतजार में पड़ा हुआ है, डे बाई डे उसकी वैल्यू घटती जा रही है। बहुत स्थिति खराब है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में चले जाइए, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं मित्रों, वो एक पर एक फ्लैट भी फ्री बेचने लगे हैं। 25% to 50% डिस्काउंट दे रहे हैं अपने फ्लैट्स में। क्यों दे रहे हैं सबको पता है। तीसरा जो है इसका, जो पेमेंट प्रोसेस होता है उसमें पारदर्शिता नहीं होती है। पेमेंट आप देखिएगा, मैंने कहा ना कि अब थोड़ी देर पहले कहा कि आधा ब्लैक में व्हाइट में, ब्लैक व्हाइट का खेल सबसे अधिक जो होता है रियल्टी सेक्टर में होता है। तो जो पेमेंट प्रोसेस है उसमें कई तरह के झोल हैं। और आइए
चौथा, रेरा की समस्या। जब से रेरा आया हुआ है तब से रियल्टी सेक्टर के जितने भी प्रमोटर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उस पर एक शिकंजा सा कस गया है, जो कंज्यूमर उपभोक्ताओं के तो हित में है, लेकिन कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से हित में नहीं है। इसमें वही टिक पाएगा जो अच्छे से बिजनेस करता है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं मित्रों, इसमें ढेर सारे चोर बसे हुए हैं, और जब चोर बसे हुए हैं तो उसकी वजह से, रेरा की वजह से उनके अंदर ढेर सारी समस्याएं आ रही हैं। कंपनी ग्रो नहीं कर पा रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, न बिजनेस आगे ग्रो करेगा। बहुत समस्या है उसको लेकर के। अब पांचवा, अभी जो कोरोना संकट काल चल रहा है, कोरोना संकट काल के चलते हम सभी को पता है कि देश में रोजगार ठप है, व्यवसाय ठप है, बैंकों की मोरेटोरियम वगैरह जो कर्ज के भुगतान की प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ गई है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनके सामने भी लिक्विडिटी की कई तरह की समस्याएं हैं, जिसके वजह से मित्रों रियल्टी सेक्टर खराब दौर से गुजर रहा है और आगे भी खराब दौर से गुजरने की बात कही जा रही है। अब हम रियल्टी सेक्टर की बात करें, अब ये रियल्टी सेक्टर की समस्या आ गया। अब रियल्टी इंडेक्स को देखते हैं, निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स का और निफ्टी से तुलना करते हैं, तब आपको कुछ एक फिगर समझ में आएगा। यदि आप रियल्टी सेक्टर को देखेंगे, निफ्टी को तुलना करते हैं कि किसका कितना रिटर्न हुआ, तो यदि आप एक वीक का देखेंगे रिटर्न, एक सप्ताह में रियल्टी इंडेक्स ने 4% का रिटर्न दिया है और 2.43% का रिटर्न है। एक मंथ में देखेंगे तो 17% का रिटर्न है। निफ्टी का 3.07% का, यहाँ बहुत अच्छा है। 3 मंथ में देखेंगे तो 35% का रिटर्न है और निफ्टी का देखेंगे तो 23% का रिटर्न है। 6 महीने में जैसे ही आते हैं, अब 6 महीने के बाद से तस्वीरें बदलनी शुरू हो जाती है। ये -17% है, यहाँ पर +4% है। और देखिए एक साल का यदि आप देखिए, 1 ईयर में देखेंगे तो ये -11% है और ये निफ्टी 5% है। यहाँ भी निफ्टी आगे जा रहा है। 2 साल में देखिए मित्रों तो इसका रिटर्न -14% है और निफ्टी का -1% के आसपास है। 5 साल का देखेंगे तो ये +42% का रियल्टी इंडेक्स ने रिटर्न दिया है और यहाँ पर +45% का रिटर्न दिया हुआ है। ये तो रियल्टी इंडेक्स की दशा है। और रियल्टी इंडेक्स में अब शेयरों की बात करिए तो रियल्टी इंडेक्स में कौन कौन से शेयर्स आते हैं उसको जान लेते हैं। रियल्टी इंडेक्स में जो पहला शेयर आता है मित्रों वो है डीएलएफ। डीएलएफ को हम लोग जानते ही हैं। दूसरे नंबर पर जो शेयर है, मैं निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूं, इसमें कौन कौन से शेयर शामिल है। दूसरे शेयर की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर का जो शेयर है इसमें कंपनी है वो है ओबेरॉय रियल्टी। चौथे नंबर की जो कंपनी है मित्रों वो है फिनिक्स। पांचवें नंबर पर प्रेस्टीज। छठे नंबर पर सनटेक रियल्टी। सातवें ब्रिगेड। आठवें में इंडिया बुल रियल एस्टेट।
9वें में शोभा और 10वें में मित्रों ओमैक्स। ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की कंपनियां हैं। अब आप इसमें देखिए, इसमें HDIL कहीं भी नहीं है। यदि क्वालिटी कंपनी होती तो इस इंडेक्स में उसका जगह जरूर होता। तो HDIL मित्रों एक घटिया स्तर की कंपनी है। अभी आगे इसके और हम बारे में बात करेंगे। यदि आप इसका रिटर्न देखिए 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में DLF ने 50% का रिटर्न दिया है, गोदरेज ने 211% का रिटर्न दिया है। 5 सालों का प्रदर्शन है। ओबेरॉय रियल्टी ने 82% का रिटर्न दिया है। सनटेक ने 140% का रिटर्न दिया है। फिनिक्स ने 92% का रिटर्न दिया है। और प्रेस्टीज का मैं लिखना भूल गया डायरी में मित्रों, वो भी कुछ पॉजिटिव ही रिटर्न है। ब्रिगेड का 102% का रिटर्न है। इंडिया बुल एस्टेट का 11% रिटर्न है। और शोभा का -7% रिटर्न है और ओमैक्स का -45% रिटर्न है। ये पिछले 5 सालों का प्रदर्शन है। यदि आप हमारे वीडियो पहले से देखते हैं तो मैं उस वीडियो में बार बार चर्चा करता हूं कि रियल्टी सेक्टर में कोई अच्छा शेयर्स है तो वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी या वो कंपनी जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस हो, तो पैन इंडिया प्रेजेंस में आपकी गोदरेज प्रॉपर्टी आती है। गोदरेज का प्रमोटर बहुत बढ़िया है, तो वहां पर जो करप्शन और जो झोल होता है, उस झोल की संभावनाएं शून्य के बराबर है, या बल्कि कहें कि बहुत कम है तुलनात्मक रूप से। और दूसरा जिस कंपनी के बारे में चर्चा करता हूं वो कंपनी है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। ये बैंगलोर बेस्ड साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप फिनिक्स को देखते हैं, जो फिनिक्स मॉल वगैरह बनाती है वो कंपनी है। DLF को आप जानते ही हैं। तो ये रियल्टी सेक्टर की कंपनियों के हालात है। अब हम आते हैं HDIL पर। HDIL का प्रदर्शन, सबसे पहले हम HDIL का पीछे का प्रदर्शन देखते हैं कि क्या कंपनी 5 सालों में 10 सालों में कुछ पॉजिटिव रिटर्न दी है। यदि दी है तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग उसके बारे में और बातें करेंगे। HDIL का एक वीक में जो HDIL का रिटर्न है मित्रों 25% है। एक मंथ का जो रिटर्न है वो 109% है। गजब, बहुत बेहतरीन रिटर्न आ रहा है। 3 महीने का 270%, यानी 3 महीने में इसने पैसे को 3 गुने से ज्यादा कर दिया है। और बात करिए 6 माह का 150% रिटर्न, बहुत अच्छा। 1 साल का, अब 1 साल में मित्रों -0.86%, यानी -1% है। 2 साल का -80%, 2 साल में निगेटिव है। 3 सालों में देखेंगे -90%, 4 सालों में -93%, 5 सालों में -89%, 89%, यानी 90% निगेटिव। और 10 सालों में देखेंगे मित्रों -97%। अब आप देखिए इसमें 5 साल में 90%, 10 साल में 97%, 4 साल में 93%, 3 साल में 90%, यानी सभी इसमें आपने यदि 5 साल पहले लगाया हो या 10 साल पहले लगाया हो, सबने सभी इस ड्यूरेशन के दौरान इस कंपनी ने
आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। इसके पास कुछ भी नहीं है, इसने निवेशकों को कुछ भी बना करके नहीं दिया है सिवाय वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के। जबरदस्त तरीके से इसने वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। और मेरा अपना मानना है मित्रों कि हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए जिसका कम से कम एफडी का रिटर्न तो चलना ही चाहिए। यदि एफडी का रिटर्न नहीं दे रहा है कोई स्टॉक तो हमें उसमें से निकल जाना चाहिए। अभी एफडी के रिटर्न की बात करेंगे, यदि नॉर्मल हम 8% भी लेके चलते हैं एफडी, हालांकि इसमें 7% चल रहा है, अब 7% लेके चलते हैं तो 7% लेके चलते हैं तो 5 साल में कम से कम 35% होना चाहिए, प्लस 35%, 10 सालों में कम से कम 70%। यानी एफडी से देखेंगे मित्रों तो कितना गैप है, गैप लगभग 160 पॉइंट का गैप चल रहा है। तो हमें उस गैप वाले स्टॉक से हाथ नहीं लगाना चाहिए। और इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं जरा, SDIL के बारे में। इसका मार्केट कैप मित्रों, जो कि एक बहुत बड़ा वो होता है, 285 करोड़ है। 285 करोड़ से आशय है माइक्रो कैप कंपनी है। ये तब हालात है जब 97% टूट चुका है। अब 97% टूटा है मतलब एक समय ये 3% होगा। यानी एक समय यह कंपनी जो थी लगभग 9,000 करोड़ की कंपनी रही होगी, और इस समय इतनी खराब कंपनी हो चुकी है। खैर आगे बढ़ते हैं। पी आप देखिए इसका 3.18 है, बहुत बेहतरीन है। पी उस हिसाब से बहुत बेहतरीन है। बुक वैल्यू देखेंगे मित्रों तो 251 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.02 है, बहुत बेहतरीन। ये और ये इतना कम है कि कोई भी व्यक्ति प्रथम दृष्टया HDIL से आकर्षित होकर पैसा लगा देगा। लेकिन PE रेशियो और P/B रेशियो ही नहीं होता है। बहुत सारे मानक होते हैं जिसको देख करके हमको पैसा लगाना चाहिए। मैं कुछ स्टैंडर्ड का फॉलो करता हूँ, उसको जरूर देखना चाहिए। अब देखिए इतना हो गया। डिविडेंड 0 देता है। मेरा पहला क्राइटेरिया होता है कि कम से कम डिविडेंड कुछ ना कुछ देना चाहिए। डिविडेंड नहीं दे रहा है, निकल जाएगी। और देखिए ROE, जो कि एक बहुत बड़ा मानक होता है, मेरे हिसाब से 15% के आसपास होना चाहिए। ये कितना है? 0.91%, बहुत नीचे है। ROCE जो कि एक और मानक है जो कम से कम 15% होना चाहिए, ये मानक है 2.96%, बहुत खराब। रिटर्न ऑन एसेट जो कि एक और मानक है, जो मेरा मानना है कम से कम 7-8% के आसपास होना चाहिए, ये भी 0.17% है, ये भी बहुत खराब। और देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये हालांकि कम है, ये सही है। तो अब यदि प्रथम दृष्टिया आप देखिए तो ये सही है, ये सही है, नहीं ये सही है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये सही है। अब शुरुआत के आंकड़े आप देखिए तो कोई पॉइंट देखिए 1 2 3 4 खराब, 1 2 3 सही, यानी अभी खराब की तरफ चल रहा है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रिटर्न तो हमने बता ही दिया पहले का। यदि आप इस सेक्टर की, जो रियल्टी सेक्टर है,
इस सेक्टर के टॉप लूजर कंपनियों का लिस्ट बनाएंगे पिछले 10 सालों में, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टॉप लूजर में HDIL है। तो कौन कौन से टॉप लूजर है, जरा उसको भी देख लेते हैं। रियल्टी सेक्टर की पिछले 10 सालों में कौन कौन सी टॉप लूजर है। 5 साल का देखते हैं, शायद 10 साल का, 5 साल का देखते हैं। तो HDIL शीर्ष पर है -90%। HDIL के बाद बात करिए तो JP इंफ्रा है। JP जो जयप्रकाश एसोसिएट ग्रुप की कंपनी रही मित्रों, ये भी -89% है। और बात करिए तो एक हब टाउन करके कंपनी है, ये भी 89% निगेटिव रिटर्न। DB रियल्टी, ये भी पिछले 5 सालों में -86%। पार्श्वनाथ 81%, अंसल हाउसिंग 75%, यूनिटेक 70%। ये सब टॉप लूजर कंपनियां हैं। HDIL जो है टॉप लूजर कंपनी में शामिल है, और मेरे विचार से HDIL में कुछ भी नहीं रखा है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, यही नहीं है, अभी थोड़ा सा और इसके लाभ और हानि के आंकड़ों को भी मैं दिखाना चाहूँगा कि जब किसी कंपनी के प्रमोटर पर कोई समस्या आ जाए, उसके प्रमोटर पर कोई विवाद हो जाए, तो मेरे विचार से उस कंपनी के शेयर से एग्जिट हो जाना चाहिए। HDIL का जो प्रमोटर है वो विवादित प्रमोटर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शायद आपने न्यूज़ नहीं पढ़ा होगा कि एक कोई पंजाब की कोई कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, वो बैंक डिफ़ॉल्ट की थी, और डिफ़ॉल्ट में जो पैसे का लेन देन था वो HDIL के हेड का था। वो HDIL के जो हेड है, जो प्रमोटर है, अब भी जेल में है उस विषय को लेकर के, तमाम तरह की जांचें चल रही हैं उसमें। तो जब प्रमोटर पे प्रश्न चिन्ह लग गया मित्रों, तो कोई शेयर कितना भी सस्ता क्यों ना हो, निकल जाइए। किसी भी कंपनी का जो पहली क्वालिटी है वो प्रमोटर होता है। यदि प्रमोटर में खराबी आ गई तो उस शेयर में कभी भी नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं रहना चाहिए। और रियल्टी सेक्टर में कोई अच्छी कंपनी है तो गोदरेज प्रॉपर्टी है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज है, ये आपको देखते रहेगा, हमेशा मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा इसके और सेल्स और उसके सेल्स ग्रोथ वगैरह के आंकड़ों पे चलते हैं, और इसके लिए स्क्रीनर के साइट पे चलते हैं, और उस खबर के बारे में बात करते हैं जो खबर मैं बता रहा हूं कि इन पे घोटाले करने के आरोप लगे थे। चलते हैं स्क्रीनर की साइट पर। तो आ गए मित्रों स्क्रीनर की साइट पर, ज़रा हम लोग इसको चलते हैं नीचे। देखिए इसके खराबी के बारे में। अब इसमें क्या लिख रहा है कि कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग डिविडेंड। ये डिविडेंड नहीं पे कर रही है। डिविडेंड कोई कंपनी पे करती है मित्रों तो शेयर एक दिन फ्री हो जाता है, हमें कुछ ना कुछ नियमित रूप से एक इनकम प्राप्त होती रहती है। देखिए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज डिलीवर पुअर ग्रोथ ऑफ 3.81 पास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 1.09 लास्ट 3 ईयर्स। लाइबिलिटी देखिए 2010 करोड़ का कर्ज है इसके ऊपर, और हाई डेप्टर डेज, यानी जो कंपनी कर्ज का भुगतान करती है वो 215 दिनों में भुगतान करती है। ये पूरा का पूरा निगेटिव चीज़ें हैं। अब आप देखिए इसका, यहाँ से अब आइए, अब देखिए मार्च 2008 में देखिए ये 2380 करोड़ रुपये का सेल इसका था। फिर देखिए 19 में 17 करोड़ हुआ, 1700 करोड़ हुआ, 1500, 1865। अब देखिए आज की डेट में कितना है, मार्च 2019 में देखिए 718 करोड़ की सेल्स हो गई है, जो कि पहले कितना था 1700, 1800। अब देखिए पिछले अप्रैल 2018 में, अरे मार्च 18 में देखिए तो 388 करोड़ का था। यानी जो इसके सेल्स थे वो सेल्स काफ़ी गिरे हैं। और प्रॉफिट की बात करिए, प्रॉफिट देखिए तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख लीजिए,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर जो 19 में देखिए तो 399 करोड़ का है, 18 में 403 करोड़ का है, अब देखिए यहाँ 613 करोड़ का है, ये 779 करोड़ का है। यानी ये देखा जाए तो डिक्रीजिंग मोड में दिख रहा है। और इधर आइए सबसे लास्ट में देखिए, इधर 2008 में देखिए तो 1691 करोड़, 1315 करोड़, 1268, यानी शुरू से ही इसका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीजिंग मोड में दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट आइए देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए आप तो 2008 में 1410 करोड़ का है, 787 करोड़, 567 करोड़, 822 करोड़, यानी ये लगातार आप देखिए तो अब देखिए यहाँ से 179, 96, 106, तो इसके नेट प्रॉफिट भी लगातार गिरावट के ट्रेंड में। अब आप सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ 10 सालों में नेगेटिव चल रहा है, -8% का नेगेटिव, 5 सालों -3% का नेगेटिव, 3 सालों -15% का रिटर्न। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 सालों -18%, 5 सालों -4%, 3 सालों -31%, यानी ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है मित्रों। कंपनी, हमें अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ख़राब कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ज़रा इसका न्यूज़ का देखा जाए, जिस न्यूज़ के बारे में मैं बातें कर रहा था। अब देखिए मित्रों, उस न्यूज़ में मैं आ गया हूँ। उस बैंक का नाम है पीएमसी बैंक। देखिए ये पीएमसी बैंक फ्रॉड केस। अब ये जो इनके राकेश बधावन, इन लोगों ने घोटाला किया है। इस घोटाले को लेकर के इनके ऊपर कई तरह की जांचें चल रही हैं। ये लोग जेल में भी हैं शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और भी देखिए इसके केसेस देखिए नीचे, HDIL क्रेडिटर्स रिजेक्ट रेजिग्नेशन ऑफ CFO, पीएमसी बैंक डिपॉजिट सीक व्यू ऑफ RBI। मतलब कुल मिलाकर के मित्रों, अब ये देखिए, ये एक और न्यूज़ है। ये राकेश बधावन, डायरेक्टर ऑफ HDIL, लॉसेस अपील अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, NCLT भी इनका मामला चल रहा है। तो ये पूरी तरह से ये कंपनी ख़राब हो चुकी है मित्रों। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस कंपनी में निवेश लायक नहीं है। जब भी प्रमोटर पे कोई घोटाले का आरोप लग जाए, तत्काल कंपनी से निकल जाना चाहिए। अब प्रमोटर के इश्यूज वाले कोई भी शेयर उठा करके देखिए, कभी नहीं शेयर चले हैं। आप उठा के देखिए यस बैंक, उठाइए वीडियोकॉन के बाद लीजिए तो DHFL उठाइए, आरकॉम, यानी जो रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियां हैं, आप कोई भी उठा लीजिए, आरकॉम हो गया, आर पावर हो गया, सबके सब खराब स्थिति है। और हाल के दिनों में आपको एक मेघमड़ी ऑर्गेनिक्स, उसके अंदर भी कुछ आए थे। फिर आप देखिए PC ज्वेलर्स उठाइए, बकरांगी उठाइए, सब के सब जो हैं प्रमोटर इश्यू वाले शेयर हैं। और प्रमोटर इश्यू वाले जो शेयर्स होते हैं वो कभी उठते नहीं हैं मित्रों। एक और बहुत बड़े प्रमोटर की स्थिति बहुत ख़राब है मित्रों, PC ज्वेलर्स, सभी जानते हैं। PC ज्वेलर्स के बाद विजय माल्या को काफ़ी सभी जानते हैं मित्रों, किंगफिशर को आप उठा के देख लीजिए। और वही आप देखिए तो जेट एयरवेज में भी इशू चल रहा है। तो जो प्रमोटर इश्यूज हैं उससे शेयर से दूर रहिए। तो मुझे उम्मीद है मित्रों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने हमारी क्वेरी पूछा था, उम्मीद है उनका जो इच्छा है, यानी जो ज़रूरत है, वो जानकारी पूर्ण हो गई होगी। तो उनको भी ज़रा देख लेते हैं कौन है वो। ये है मिस्टर अनिल कौशल। इन्होंने हमसे HDIL के बारे में पूछा था। तो उम्मीद है अनिल कौशल जी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अनिल कौशल जी यदि मेरे वीडियो को देखते हैं तो अपनी टिप्पणी ज़रूर करिए। अनिल कौशल जी से मेरी राय होगी कि आप जो हैं क्वालिटी वाले शेयरों में निवेश करिए, क्वांटिटी वाले शेयर में मत निवेश करिए। किसी भी शेयर को इसलिए कभी मत खरीदिए कि वो शेयर नीचे मिल रहा है, नीचे गिर रहा है। एक हमेशा चीज़ याद रखिएगा मित्रों कि गिरते हुए चाकू को पकड़ने से जैसे हाथ घायल हो सकता है, हम चोटिल हो सकते हैं, हाथ कट सकता है, वैसे ही गिरते हुए शेयर में पैसा लगाना नुकसान हो सकता है। प्रमोटर वाला इश्यू है तो क्वालिटी वाले कंपनियों में निवेश करिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, आपको खुद ब खुद पैसा बनेगा। स्टॉक मार्केट में शर्तिया तौर पर पैसा बनता है मित्रों, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जान लें
कि किस तरह की कंपनी से हमको दूर रहना है। यदि हमने वो काम कर लिया तो पैसा ज़रूर बनेगा। तो जय हिंद, जय भारत।